11वीं यानी 12वीं का शुरुआती कदम, और उसके लिए लेकर आए हैं हम 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। जहां कबीर निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक हैं, वही तो मीरा भगवान श्री कृष्ण की प्रेम दीवानी। अरे जनसंचार क्या है महाराज? रेडियो, अखबार, टीवी, इंटरनेट, यही जनसंचार है और कुछ भी नहीं। अभी तक आपने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, मुझे नहीं पता। इन प्रश्नों को पढ़ लो, काम हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आपका हिंदी मित्र सुमित सिंह तोमर अरविहान पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और वंदन करता हूं। तो भैया कक्षा 11वीं, क्या लिखा है पीछे? कक्षा 11वीं बोर्ड के एग्जाम, उसमें भी हिंदी, जिसको आप बिल्कुल हलवा समझते हैं। नहीं पढ़ी ना अब तक? मुझे पता है आप हिंदी को पढ़ ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि लास्ट के लिए तैयार रहते हैं। अरे हिंदी तो सर ऐसा सब्जेक्ट है, लास्ट के 1 महीने पढ़ के हम तैयार कर लेंगे, और वो भी आपके सौभाग्य से हिंदी का पेपर बहुत लास्ट में चला गया है, मार्च में 11वीं का, अपने एमपी बोर्ड का। अब समस्या क्या है, कैसे चीजें कवर करें? दिक्कत तो आ रही है ना, कैसे चीजें कवर करें? क्योंकि सर अब हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो वगैरह सब करना है। अब हिंदी के लिए कुछ ऐसा दो ना सर कि जिसमें कुछ हमें क्वेश्चन मिल जाए और उन क्वेश्चनों को कर करके हमारी हिंदी की नैया पार लग जाए। लेकिन आप कुछ तो सही सोच रहे हैं, उसके लिए मैं दे दूंगा भैया, आपको कुछ क्वेश्चन दे दूंगा। मैं लेके भी आया हूं, जैसा कि आप देख रहे होंगे, 100 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए, इंपोर्टेंट प्रश्न। लेकिन आपने क्या कभी ये सोचा कि 11वीं की जो हिंदी है वो 12वीं में भी है? मतलब अभिव्यक्ति माध्यम सेम है, व्याकरण बिल्कुल एक जैसा है, तो आपने कोशिश क्यों नहीं की? लास्ट के लिए क्यों तैयार रहे? कुछ तो चीजें आपको अपने आप में परिवर्तन करनी चाहिए थी ना, नहीं करी। आपकी कुछ तो गलतियां हैं, और मैं चाहता हूं कि 12वीं में आए तो आप उन गलतियों को सुधार करें, हर सब्जेक्ट को बराबर इंपोर्टेंस दें। भैया हिंदी भी उतनी ही आवश्यक है जितने आपके अन्य सब्जेक्ट हैं, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम में हो, आर्ट में हो, कॉमर्स में हो, या साइंस स्ट्रीम में हो, किसी में भी हो, आपको तैयारी तो महाराज अच्छी करनी पड़ेगी। और मैं आपसे कहता हूं, अब 11th के एग्जाम आ चुके हैं, 12th में बिल्कुल ऐसा मत करना। आधे घंटे या 1 घंटे आपको टाइम देना ही पड़ेगा, ठीक है ना? चलिए सर से ये वादा करिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, 11वीं हिंदी एमपी बोर्ड परीक्षा 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। आपने मेरा एक पुराना वीडियो देखा होगा जिसमें मैं 11वीं की स्ट्रेटजी आपके सामने लेके आया था, लगभग 10-12 मिनट का वीडियो था। उसमें मैंने आपको बताया था कि 11वीं की तैयारी कैसे करनी है, और अरविहान उस वीडियो में मैंने कहा था कि आपकी क्या मदद कर सकता है। मैंने उस वीडियो में आपको यह भी बताया था। तो उसी वीडियो के परिप्रेक्ष्य में तो चीजें आपके लिए लेके आए हैं ना महाराज। आप देख सकते हैं फिजिक्स के लेक्चर भी डल रहे हैं, इंग्लिश के भी डल रहे हैं, 100 इंपोर्टेंट चीजें डल रही हैं। तो भैया अब आप तैयारी अपनी बढ़िया कर लीजिए, क्योंकि 11th की फिजिक्स, केमिस्ट्री में जो बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना देख रहे हैं ना, वो 11th की फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पर ज्यादा ध्यान दें, बहुत आवश्यक है। यही आपके नीट और जेईई में आता है। इसलिए चीजें हल्की बिल्कुल नहीं लेनी है। पढ़ लिया या नहीं पढ़ा वो अब आवश्यक नहीं है, जितना पढ़ा है उसको धरातल पर लेकर कैसे आना है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है आपके लिए, ठीक है ना महाराज? चलिए ज्यादा बातचीत न करते हुए हम बात करते हैं कक्षा 11वीं हिंदी के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न के। इन प्रश्नों को अगर आप पढ़ लेते हैं तो मेरी तो आपको गारंटी है एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे, और एक क्लास कुछ ऑब्जेक्टिव के लिए भी आपके लिए लगवाई जाएगी, आपको दी जाएगी, जिसमें हमारे पूरे 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव कवर हो जाएंगे, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसमें हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं, फटाफट देख लेते हैं। तो टॉपिक तो आपको पता है, पहले पद्य साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं, क्योंकि 2 नंबर का एक प्रश्न यहां से बनता है। पद्य साहित्य के इतिहास से पढ़ा, आप लोगों को पता भी है नहीं पता कि कितने नंबर के प्रश्न किस टॉपिक से आते हैं? यही पैटर्न 12th में बिल्कुल सेम फॉलो किया जाता है। अगर 11th में नहीं पढ़ा तो कम से कम 12th के लिए देख लीजिए, मेरे ही लिए देख लीजिए महाराज कि कैसे चीजें कवर होंगी, ठीक है ना? तो आते हैं पहले पद्य साहित्य का इतिहास, फिर कवि परिचय जो 3 नंबर का आता है, उसके बाद पद्यांशों की व्याख्या आती है। लिखते हैं ना स्कूल में, सर ने तो बताया होगा कि सबसे पहले संदर्भ लिखना है, फिर प्रसंग लिखना है, फिर व्याख्या लिखनी है, फिर विशेष लिखना है। वही है ये कितने का है? 4 नंबर का आता है पद्यांशों की व्याख्या। उसके बाद काव्य खंड पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है जो 2 नंबर का है। फिर गद्य साहित्य के इतिहास से, पद्य से हो गया एक प्रश्न गद्य साहित्य के इतिहास से ही पूछा जाता है जो 2 नंबर का है। फिर एक लेखक परिचय पूछा जाएगा जो 3 नंबर का है, कवि परिचय हो चुका है। फिर गद्यांशों पर एक प्रश्न, व्याख्याओं पर एक प्रश्न पूछा जाएगा,
उसके बाद गद्य खंड से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाएगा 2 नंबर का, काव्य बोध और भाषा बोध, जिसे आप लोग दोनों मिलाकर के व्याकरण कहते हैं। 4 नंबर का कविता से और 7 नंबर का भाषा बोध यानी भाषा के व्याकरण से प्रश्न पूछा जाता है। फिर पूछा जाता है वितान से, जो आप सबके लिए एक नई बुक है बिल्कुल, उससे 1-2 नंबर का प्रश्न आता है। अभिव्यक्ति और माध्यम, जिसको आप लोगों ने हवा बना के रखा है, हवा को हम आज हलवा बनाएंगे, बिल्कुल सरल तरीके से पढ़ेंगे। उसमें एक प्रश्न पूछा जाता है 2 नंबर का। अपठित बोध जो आपके बुक में नहीं दिया, 3 नंबर का पूछा जाता है। पत्र लेखन पूछा जाता है 4 नंबर का, और निबंध लेखन 4 नंबर का। ऐसे करके टोटल हम कितने नंबर कवर कर रहे हैं? टोटल हम 48 यानी 48 नंबर कवर कर रहे हैं। अब आप कहेंगे सर बाकी के 32 नंबर, बाकी के 32 नंबर महाराज ऑब्जेक्टिव कौन पढ़ेगा? बाकी के 32 नंबर आपके ऑब्जेक्टिव के हैं, 80 नंबर की तो हिंदी आती है ना, तो 48 नंबर यहां से पूरे कवर हो रहे हैं। 48 नंबर और 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव हैं, वो आपको अलग से दिए जाएंगे। पूरे 80 नंबर आपके हिंदी में हो रहे हैं। तो भैया अब क्या करना है? अब आपको यह करना है कि जो क्वेश्चन यहां पर आपको बताए जा रहे हैं, जो क्वेश्चन का पैटर्न आपको यहां पर बताया जा रहा है, उसको आपको करना है। हम आंसर नहीं लेके आए हैं, हम आपके लिए आंसर नहीं लेके आए, हम केवल आपके लिए क्वेश्चन ही लेके आए हैं। जैसा कि आप देखते हैं 100 महत्वपूर्ण प्रश्न, तो प्रश्न आप देखेंगे, आंसर ढूंढिए, और आंसर नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो और टोटल हमारे 4 लेक्चर आपको मिल जाएंगे, जिसमें पूरी हिंदी हमने पढ़ाई है, अच्छे से समझाकर, अच्छे से बताकर। तो उनको देख लीजिए और इनके आंसर देख लीजिए, आप कंप्लीट हिंदी खत्म कर देंगे अभी 1 दिन में ही। ठीक, ये आपकी जिम्मेदारी है महाराज, कैसे खत्म करना है आपको, ठीक है ना। चलिए अब हम शुरू करते हैं कि कौन कौन से प्रश्न पर हमें बात करनी है और कौन कौन से इंपोर्टेंट है। तो मैं टॉपिक वाइज चलूंगा। पहला टॉपिक जैसा कि हमारा लिस्ट में था, पद्य साहित्य का इतिहास, वही है। अब उनसे कितने प्रश्न आपको याद करने हैं और पढ़ने हैं। ठीक, बहुत से बच्चे बोलेंगे सर बहुत है, ये है। भैया तुमने साल भर नहीं पढ़ा, 100 इंपोर्टेंट प्रश्न आपको दे रहे हैं, अब वो भी अगर आपको बहुत हैं तो फिर क्या किया जाए आपके लिए? फिर लंबे लंबे सपने तो यार मत देखो, मैं तो ऐसा कहता हूं, मत देखो लंबे लंबे सपने। अगर आपको ये 100 प्रश्न ज्यादा लग रहे हैं, कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि सर सब कुछ तो पढ़ा दिया, आप कहां से बाहर आ जाएगा। मैं पढ़ाऊंगा इसलिए नहीं कि आप एग्जाम में पास हो, मैं इसलिए पढ़ाऊंगा कि आपको चीजों के बारे में जानकारी मिले, नॉलेज मिले चीजों के बारे में। 10 आदमी अगर आपसे पूछे कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है, तो आप दें, जानकारी के लिए दें, केवल एग्जाम पास करने और रटने के लिए नहीं। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, प्रश्नों पर हमारी बात होती है। पहला प्रश्न है, भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं एवं कवियों के नाम लिखना है। मैंने आपको जब पढ़ाया था, अगर आप नहीं जानते तो जाकर के लेक्चर देख लीजिए। हिंदी पद्य साहित्य को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है आदिकाल, दूसरा है भक्तिकाल, तीसरा है रीतकाल और चौथा है आधुनिक काल। चारों कालों पर हमने बढ़िया तरीके से चर्चा की है, विस्तृत चर्चा की है। अच्छे से देखिए, समझिए। तो भैया ये भक्तिकाल है, भक्तिकाल की कौन कौन सी विशेषता है, क्या बताया गया है, भक्तिकाल में कौन सी 2 परंपराएं हैं, निर्गुण क्या होता है, सगुण क्या होता है, उसमें निर्गुण में भी प्रेमाश्रय और ज्ञानाश्रय क्या होता है, सगुण में भी राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति शाखा में क्या अंतर होता है, एक एक करके सबके बारे में चर्चा हुई है। ठीक है ना। तो इस प्रश्न को हम इंपोर्टेंट मानते हैं। फिर मैंने यहाँ पे दे दिया, निर्गुण भक्ति धारा की 2 विशेषताएं लिखते हुए प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। निर्गुण निराकार ब्रह्म, जो कबीर थे ना, गुरु नानक थे, ये कौन थे? निर्गुण निराकार ब्रह्म थे, तो उनके बारे में तो यहाँ पे हमें विशेषताएं लिखनी है। दूसरा प्रश्न है फिर सगुण भक्ति धारा, जो ईश्वर के किसी एक वास्तविक रूप को मानता था, वही तो सगुण होगा ना महाराज। ईश्वर के वास्तविक रूप, सगुण गुण सहित ईश्वर को एक्सेप्ट करना। गुण कैसा? रूप, रंग, आकार, यही तो किसी व्यक्ति का गुण होगा ना, तो उसे बोलते हैं सगुण। तो सगुण भक्ति धारा में अंतर और विशेषता, प्रमुख कवियों के नाम लिखने हैं। रीतकाल की प्रमुख विशेषताएं, कैसा लिख दिया विशेषता भैया? रीतकाल की प्रमुख विशेषताओं के बारे में हमें चर्चा करनी है। क्या करनी है? रीतकाल की प्रमुख विशेषताओं के बारे में हमें चर्चा करनी है। ठीक, 1 मिनट रुकिए, बस बढ़िया से अपन विशेषताएं लिख दें, उसके बाद अपन लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। रीतकाल की प्रमुख विशेषताएं, ठीक है ना। चलिए रीतकाल की प्रमुख विशेषताएं, ठीक, रीतकाल की प्रमुख विशेषताएं लिखते हुए प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। अब हमें क्या करना है? रीतकाल की प्रमुख विशेषता, हिंदी साहित्य का तीसरा काल। यहां पर क्या था? राजा
नृत्य दरबारी हो गए थे, मतलब जो कवि थे वो दरबारी कवि हो गए थे, राजाओं की प्रशंसा करने लगे थे। जब पढ़ेंगे रीतकाल को तब समझेंगे। तो हमें विशेषताएं लिखनी है, प्रमुख कवियों के नाम कि भैया कौन थे रीतकाल में, बिहारी कौन थे, हमें सब लिखना है, केशव दास कौन थे, सब रीतकाल के ही तो कवि है ना महाराज। पढ़े हैं आपने? नहीं पढ़े? 12th के लिए कमर कस लीजिए, क्योंकि वहां ये सब नहीं चलेगा। 11th तो बोर्ड है, मैं कहता हूं वो, सॉरी 11th तो बोर्ड नहीं है, लेकिन 12th तो बोर्ड है ना, वहां ये सब कमियां नहीं चल पाएंगी। उसके लिए तैयार हो जाइए। द्विवेद युग की प्रमुख विशेषताएं लिखते हुए प्रमुख कवियों के नाम लिखिए, ये है। फिर छायावाद की 2 विशेषताएं लिखते हुए उनके प्रमुख छायावाद कवियों के नाम लिखिए। प्रगतिवाद की 2 विशेषताएं लिखते हुए एक एक रचना का नाम लिखिए और नई कविता। मतलब आधुनिक जो है, आधुनिक काल, उसको हमने 6 भागों में बांटा है। सुने हैं नाम या नहीं सुने? ये बात हो रही है पद्य साहित्य के इतिहास की, जैसा कि आपने हेडिंग देखा। आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा है? 6 भागों में। भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। नाम सुने? नहीं सुने ना? फिर कहता हूं 12th के लिए तैयार हो जाइए। आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, लेकिन एक बात अच्छी है कि अभियान से जुड़े हुए हैं। मैं फिर कहता हूं अभियान से जुड़े हुए हैं, चीजें समझेंगे, पढ़ेंगे, रटेंगे नहीं। रटना रटाना तो आपका काम है, गाइड से आप उठा के रट सकते हैं, मैं नहीं रटाऊंगा। मैं चीजें समझाऊंगा और ऐसी समझाऊंगा जीवन भर आप ना भूलें, ये मेरा काम है, ठीक है ना। तो ये पद्य साहित्य के इतिहास से हमें प्रश्नों को करना है। अब आ जाते हैं कवि परिचय पर। ऐसे केवल 4 कवि, केवल 4 कवियों पर हमें बात करनी है, और उन 4 कवियों में से मैं गारंटी से कहता हूं एक आ ही जाएगा और आएगा। मैं फ्यूचर आपका देख चुका हूं, मुझे पता है कौन कौन से 4 कवि आने हैं आपके एग्जाम में। पहला कौन सा है भैया? पहला है कबीर दास, कबीर दास। दूसरे कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र, ये एक तो जोड़ा हो गया। और तीसरे कौन है? दुष्यंत कुमार। चौथी है मीरा। इन चारों को आपको करना है। पहले तो रचनाएं 2-2 कर लीजिए सबकी, 2 की जगह 4 कर लीजिए, कोई आप बीमार नहीं हो जाएंगे। 200 की जगह 500 mg गोली नहीं है कि आप 500 mg गोली खा लेंगे ज्यादा गर्मी बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं है इसमें भैया। गोली नहीं है, ये पढ़ाई है। जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा आपका माइंडसेट क्लियर होता चला जाएगा। फिर क्या करना है? वापच और कलापच। वापच मतलब कवि की भावनाएं, फीलिंग्स, कविता लिखते समय कवि की क्या भावनाएं थी। और कलापच मतलब, कलापच मतलब कविता में कौन सा रस है, कौन सा छंद है, कौन सा अलंकार है, कौन सी उसकी भाषा और शैली है, इसके बारे में चर्चा की जाती। पता है ना आपको, या नहीं पढ़ा अभी तक? गलती फिर कर रहे हैं। कम से कम ये 11th है, 12th के लिए कमर कस लीजिए, ठीक है ना। चलिए, और साहित्य में स्थान के कवि ने ऐसा क्या किया कि आज भी हिंदी साहित्य में उन्हें इतने अच्छे दर्जे के रूप में, बढ़िया कवि के रूप में पहचान मिलती है। तो हमें वो सब चीजें यहाँ पर लिखनी पड़ती हैं। तो ये बात हो गई 4 कवियों की। उसके बाद बात होगी हमारी पद्यांशों की व्याख्या पर। एक आपको पद्यांश दिया जाता है। क्या दिया जाता है? पद्यांश। मतलब जो कविताएं हैं टोटल, उनमें से आपको एक पद्यांश दिया जाएगा। पद्यांशों में लिखा जाएगा निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करिए, ऐसे आपका क्वेश्चन होता है। ठीक, टोटल 4 नंबर का पूछा जाता है, 1 नंबर का संदर्भ होता है। मैं लिखा देता हूं पद्यांशों की व्याख्या में। सबसे पहले संकेत तो आपको दिया जाता है, 1 नंबर का संदर्भ होता है, ठीक। फिर 1 नंबर का प्रसंग होता है, ठीक। फिर 1 नंबर की व्याख्या होती है, ठीक। और फिर 1 नंबर का होता है हमारा विशेष। क्या होता है भैया? 1 नंबर का होता है हमारा विशेष। जो शेष है वही विशेष है। ऐसे 4 नंबर हम कंप्लीट कर रहे हैं। अब 4 नंबर में ऐसा अगर आपने मान के चलिए संदर्भ नहीं लिखा तो ऐसा नहीं है बाकी के 3 नंबर नहीं मिलेंगे। आप हेडिंग बना करके कोई भी चीज लिख आ रहे हैं एग्जाम में तो आपको उसके हिसाब से नंबर मिलता है। अगर आप केवल विशेष लिख के आएंगे तो 1 नंबर मिल जाएगा। व्याख्या कितनी भी बड़ी लिख के आए मिलेगा 1 ही नंबर। तो हमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीजें देखनी है कि सरल क्या है। संदर्भ सरल है, सबका एक जैसा होता है, कुछ चीजें बदलती हैं। प्रसंग वही दूध में से मक्खन निकालने वाली क्रिया प्रसंग कहलाती है। पूरी कविता में से क्या कहना चाहता है कवि वो लिखना है। और व्याख्या तो पूरा भावार्थ होता है। और विशेष में वही कविता में कौन सा रस है, कौन सा छंद है, कौन सा अलंकार है, कौन सी भाषा का प्रयोग किया है, कौन सी शैली का प्रयोग किया है, ये सब चीजें हमें विशेष में लिखनी पड़ती हैं। तो ऐसे ही व्याख्याएं दी जाती हैं। तो पहली व्याख्या हमारे कबीरदास जी वाली है। हम तो एक एक कर जाना। जिन लोगों को नहीं पता तो उठा लीजिए अपनी आरओ कक्षा 11वीं की और लगा लीजिए टिक जो मैं बता रहा हूं। उठाइए कच्चे 11वीं की आरओ और लगाइए टिक। पहला कबीरदास जी वाला है, दूसरा हमारा मीराबाई का है। मैं दोनों इसलिए दे रहा हूं कि दोनों में से हर साल आना है प्रश्न, क्योंकि दोनों ही इंपॉर्टेंट है। कबीर और मीरा की सबसे बड़ी खासियत पता है क्या इसमें? इसमें सबसे बड़ी खासियत यह है कि भैया
दोनों ही में एक एक पद है, इनके अलावा कोई दूसरा पद ही नहीं है। अगर वो चाहेंगे तो 4 लाइनों का भी आपको दे सकते हैं और नीचे 4 लाइनों का भी दे सकते हैं, तो इनमें से 2 पद बना सकते हैं और किसी एक को दे सकते हैं। वो तो आपके लिए सोने पर सुहागा है। जब हम पूरा करके आए हैं तो काय को डरना है कि नहीं, क्यों डरना हमें। तो दूसरा ये है। तीसरा, भवानी प्रसाद मिश्र, घर की याद। क्या बात है, भवानी प्रसाद मिश्र जेल में बैठा हुआ बंदा, एक व्यक्ति जो भारतीय आजादी के लिए संघर्ष कर रहा है, हमारी देश की आजादी के लिए, जेल में बैठा है, घर की याद आ रही है, माता पिता की याद आ रही है, तब कहते हैं कि भैया आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन गिरता रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है, घर के मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। एक व्यक्ति की देश निष्ठा तो देखिए, राष्ट्रीयता तो देखिए, अपने देश के लिए कहां बैठे हैं वो, लेकिन उनके अंदर का जो कवित्व है ना वो नहीं खत्म हुआ। यानी कवि हर जगह कुछ ना कुछ लिखने के, कुछ ना कुछ सोचने की क्रिया रहती है कवि की। इसलिए हर साल प्रश्न यहां से बनता है, तो मैंने एक की जगह 2 दिए हैं यहां से। एक तो ये हो गया, दूसरा ये, पांव जो पीछे हटाता कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे, पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा, कहां मैं रोता कहां हूं, धीर मैं खोता कहां हूं। पिताजी से कह रहे हैं कि मैंने धीर नहीं खोया अभी तक, आप निश्चिंत रहिए पिताजी, मैं रोया भी नहीं हूं, मैं तो अपने देश के लिए जेल में बैठा हुआ हूं। तो ये चीजें, ये कवि की एक भावना है अपने देश के लिए। तीसरा, अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन, इनको भी पढ़ लीजिए, टिक लगा लीजिए जो जो मैं बता रहा हूं चैप्टर के हिसाब से। और आपको अभी तक ये नहीं पता 11वीं में आने के बाद कि कौन से चैप्टर से ये लिया गया है, तो भैया आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि आपने चैप्टर नहीं पढ़ा। आपने चैप्टर नहीं पढ़ा तो चैप्टर को आपको पढ़ना है। उसके बाद अगली है, और इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, एक ये वाली हमें कंप्लीट करनी है। फिर कौन सी है, फिर तो कोई भी नहीं है, पर पूरी ही दे देंगे तो आप कहेंगे ना महाराज कि सब तो दे दिया, क्या छोड़ा। आप लोगों का फेवरेट डायलॉग है ये, कितना तो करा दिया, इतने में से तो आ ही जाएगा, फेवरेट बोलते हैं ना। लेकिन नहीं, मैं फिर कह रहा हूं आपको, मुझे ज्ञानी बनाना है, केवल रट के एग्जाम पास नहीं कराना। एग्जाम आकर आपको पास करना है, कहीं और चले जाइए, मैं दूंगा चीजें आपको, वो चीजें दूंगा जिनसे आपकी एक स्मृति खुलेगी, आपका दिमाग संतुलित होगा, आप चीजें लिखना सीखेंगे। केवल रट के पढ़ना नहीं है, रट के पढ़ना एग्जाम पास करना है। और एग्जाम अगर आप रट के पास करेंगे तो आज घरे बैठे होंगे, 2-3 साल बाद घर बैठ जाएंगे, लेकिन एग्जाम को समझ के पास करेंगे, कहीं ना कहीं किसी कंपनी में या गवर्नमेंट जॉब में आप होंगे। ये समझिए, चीजों को समझ रहे हैं ना आप। तो ये समझना आवश्यक है, रटना नहीं है, पढ़ना है, मशीन नहीं बनना हमें। ठीक, चलिए फिर पदखंड के महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करते हैं। तो देख लीजिए, और देखना क्या है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोगों की एक शिकायत और रहती है, सर बगल से हो जाओ, स्क्रीनशॉट लेना है, तो भैया हो गया, मैं ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक, ले लिया ना। चलिए अब प्रश्नों को पढ़ते हैं। कबीर ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा? कबीरदास से है, मानव शरीर का निर्माण किन किन 5 तत्वों से होता है? पंच तत्व से बना शरीरा, चित्त जल पावक गगन समीरा। लेकिन कबीरदास जी ने क्या ऐसा कहा है? उसके लिए आपको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, है कि नहीं। फिर कौन सा है, मीरा जगत को देखकर क्यों रोती है? चौथा प्रश्न है, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है उपासना? मायके से आई बहन के लिए कवि ने घर को परताप क्यों कहा? फिर घर की याद कविता में पिता की किन किन विशेषताओं का वर्णन किया हुआ है? अगला है, यदि चंपा पढ़ी लिखी होती तो कवि से कैसे बातें करती? वही चंपा जो काले काले अक्षर नहीं चिंती, वही चंपा है ये। तो भैया पढ़ाई का महत्व यहाँ कवि ने बताया है। चंपा को किस बात पर अचरज होता है? दूसरे वचन में क्या कामना की गई है? ये प्रश्न आप हैं, एक बार फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़ लीजिए, यहां से प्रश्न बाहर जाने वाला नहीं है। चलिए हो गया आपकी स्क्रीनशॉट वाली कार्यक्रम पूरा। अब आ जाते हैं गद्य साहित्य का इतिहास। जैसे हमने पद्य साहित्य के इतिहास को पढ़ा, समझा, उस तरीके से गद्य साहित्य के इतिहास को भी हमें समझना है। तो गद्य साहित्य के इतिहास में हम क्या समझेंगे? कहानी के तत्व लिखिए, आवश्यक है। मैंने 2 तत्व लिए हैं यहाँ पर, कहानी और नाटक के। उपन्यास के भी होते हैं, जीवनी के भी होते हैं, सबके होते हैं भैया, आत्मकथा के होते हैं। कहानी और नाटक के तत्व क्योंकि बार-बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, यहाँ केवल एलिमिट नहीं करना। मैंने आपको बताया पद्य साहित्य का इतिहास, गद्य साहित्य का इतिहास, और व्याकरण, भाषा बोध और काव्य बोध और अभिव्यक्ति माध्यम 12वीं में और 11वीं में एक जैसा है। अभिव्यक्ति माध्यम में कुछ चीजें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हैं, बाकी की सब एक जैसी हैं। करना क्या है, ये 12वीं की तैयारी है महाराज, ये 11वीं की नहीं है, ये 12वीं की तैयारी है। इसलिए कैसे बेहतर बनाना है, कैसे आगे की सोचना है, ये आप मुझ पे छोड़िए।
मुझे पता है कि 12वीं की नींव कैसे डालनी है 11वीं के सामने आपके, मुझे पता है, इसलिए मैं लेके आया हूं प्रश्नों को, ठीक है ना। चलो उसके बाद भारतीय युग के निबंधों की विशेषताएं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भारतीय युग में निबंध लिखे गए उसकी विशेषताएं, द्विवेदी युग के निबंधों की विशेषताएं, द्विवेदी युग किसके नाम से जाना जाता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से, तो ये सब चीजें हमें पढ़ना है, ठीक। फिर अगला क्या है, नाटक और एकांकी में अंतर, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये चारों अंतर। हर बार 12th में 2022 से लेकर के 26 तक, 22, 23, 24, 25, 26 तो भी आएगा एग्जाम, 22, 23, 24, 25, 4 साल लगातार इन चारों से ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं, 4 साल लगातार। फिर समझिए कितना महत्वपूर्ण है ये प्रश्न आपके लिए कि संस्मरण और रेखाचित्र में अंतर, नाटक और एकांकी में अंतर, कहानी और उपन्यास में अंतर, आत्मकथा और जीवनी में अंतर। ये चारों अंतर ऐसे हैं महाराज कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, तो हम कैसे छोड़ सकते हैं उन्हें? फिर बताइए कि छोड़ सकते हैं? नहीं, अगर छोड़ रहे हैं तो सबसे बड़ी मूर्खता है हमारी ये। फिर क्या है, लेखक परिचय, कवि परिचय तो हमने देख लिए, चार ही लेखक परिचय हमें देखने हैं। जैसे वहां वाक्पच और कलापच होता था, यहाँ केवल हमें भाषा शैली अलग करनी है, बाकी की सब चीजें सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। इसमें है कौन कौन से, हमारे सबके प्यारे मुंशी प्रेमचंद, उपन्यास सम्राट, नाटक सम्राट मुंशी प्रेमचंद। फिर कृष्णा शोभती, कृष्ण नहीं है भैया ये है कृष्णा, क्या नाम है इनका पूरा, कृष्णा शोभती, ठीक है ना। फिर कौन सा है, शेखर जोशी हैं, और फिर कौन से हैं, मन्नू भंडारी। ये 4 कवि हैं, वो सॉरी लेखक हैं, तो इन चारों लेखकों को हमें पढ़ना है, और इनके 2 रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान हमें लिखना है, 3 नंबर का आता है। पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो लेक्चर प्रोवाइड इसी यूट्यूब चैनल पर आपको हो जाएंगे। अगर आप 11th में हैं, मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप 11th में हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 12th में तो काम आने ही वाला है, 11th का भी पूरा कंटेंट भर के मिलेगा, यहाँ पर आपको पूरा कंटेंट मिलने वाला है। तो 11th और 12th दोनों ही हमें यहीं पे मिल जाएंगे। आप चीजें समझेंगे, क्वालिटी को समझेंगे, क्वांटिटी को समझेंगे। 12th में तो सर एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा रहे हैं एग्जाम से, वो तरीके की हमने चीजें बनाई हैं। कई लोग हैं ऐसे, टीचिंग स्टाफ है, 5-5, 10-10 साल का एक्सपीरियंस है, लगातार पेपर को फॉलो करते आ रहे हैं एमपी बोर्ड। हम कोई बाहर के चैनल नहीं, आपके अपने एमपी बोर्ड के चैनल हैं, इसलिए हमें चीजें पता है। हमारा पूरा सेंटर अपने एमपी में, इंदौर में काम करते हैं, तो ये चीज आपको समझनी चाहिए। हम बाहर के नहीं है, हम आपके एमपी के हैं, एमपी की प्रवृत्ति समझते हैं, पेपर की प्रकृति समझते हैं, पेपर में कौन कौन सी चीजें इंपोर्टेंट है, क्या विशेषता है, ये पता है, इसलिए एनालिसिस करते हैं चीजों का। और एक व्यक्ति नहीं है एनालिसिस के लिए, 10 लोगों की टीम है। हम जानते हैं चीजों में कहां से प्रश्न आने वाले हैं, और यही आपकी एक्स्ट्रा मेहनत हमें बचानी है, इसलिए आप यहां पे आए हैं। एक स्टूडेंट और टीचर में बस यही अंतर है, स्टूडेंट चीजों को एक बार पढ़ता है, टीचर 50 बार पढ़ चुका है। समझ रहे हैं ना आप? बस वही अंतर हम में और आप में, बाकी के आप भी बिल्कुल हमारे जैसे हैं महाराज, कुछ भी अंतर नहीं है आप में, ठीक है ना। तो ये चारों हमें लेखक परिचय पढ़ने, उसके बाद गद्यांशों की व्याख्या। ये है अंधा कुआ, गद्यांश यानी अंधा कुआ। पूरे चैप्टर में, पूरे जो चैप्टर लगे हुए हैं कक्षा 11वीं के, कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, कहीं से भी। क्या करेंगे, समस्या है, इसलिए मैं कहता हूं इसमें आप पैटर्न फॉलो कर, इसी को स्मार्ट स्टडी बोलते, कोई अलग स्मार्ट स्टडी नहीं है। जो चीज ऐसी जिसको आप पता नहीं कर सकते कहां से प्रश्न आता है, उसको समझ लीजिए कि हमें बनाना कैसे है प्रश्नों को, प्रश्नों के आंसर कैसे लिखने, कुछ भी पूछते तो हम आंसर तो लिख देंगे ना वहां तक पहुंच के, इसलिए अंधा कुआ है। हालांकि हमने कुछ तो दिए हैं, कुछ दिए हैं, और ये इंपोर्टेंट हैं। मैं फिर कह रहा हूं ये इंपोर्टेंट है, और मैं इसमें 90% की गारंटी भी लेता हूं, क्योंकि बहुत सोच समझ के रिसर्च करके दिए हैं। लेकिन बेटा भगवान नहीं है, कोई भी कह दे कि इसी में से आएगा, मैं बाकी के सबकी गारंटी लेता हूं, गद्य साहित्य की, पद्य साहित्य की, इसकी इसलिए नहीं, मैं 90%, 10% इसलिए छोड़ के बैठा हूं क्योंकि भगवान नहीं हूं। चैप्टर कितने कितने बड़े हैं गद्य में, बहुत बहुत बड़े चैप्टर, 5-5, 6-6 लाइन के, क्या पता कहां से 4 लाइनें उठा के आपको दे दे। तो इसके लिए पहला तो है कि हमें पूरा चैप्टर पढ़ना है। पढ़ो चैप्टर को, पढ़ने से क्या होगा, पढ़ने से ये होगा कि आप चैप्टर पढ़ के आएंगे तो समझ में, संदर्भ जब लिखेंगे तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पठित पाठ पुस्तक आरोह के अंतर्गत, चैप्टर का नाम तो लिखेंगे कि इस चैप्टर से लिया गया है और इसके रचयिता ये है। ये कब करेंगे, जब हमें पूरा चैप्टर हमने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो समस्या है। पहले मैं कहता हूं चैप्टर को पढ़ो, ठीक, सबसे पहले आपने चैप्टर को पढ़ लिया, फिर चैप्टर पढ़ने के बाद आपके पेपर में व्याख्या आ गई,
व्याख्या पढ़ो पूरी, आपको पता चल गया किससे लिया गया है, संदर्भ तो लिख देंगे। प्रसंग में क्या करना है, पूरा पढ़ने के बाद हमें निचोड़ लिखना है कि कवि कहना क्या चाह रहा है, कवि कहना क्या चाह रहा है, वो एक या ज्यादा से ज्यादा 2 लाइन में, इससे ज्यादा नहीं करनी है, 2 लाइन में हमें चीजों के आंसर लिखने हैं। तो आप लिख के आएंगे प्रसंग के प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहना चाहता है इसमें ऐसा ऐसा हुआ है, ठीक। और फिर व्याख्या में जो लिखा हुआ है, ऐसा नहीं इतनी लाइनों में लिख सकते हैं आप, यानी व्याख्या का मतलब ये नहीं होता कि बहुत ज्यादा बड़ा करना है हमें, अगर इतनी इसमें 5 या 6 लाइनें हैं तो 7 लाइन में 8 लाइन में लिख दो, बस वही बताओ जो कवि कहना चाहता है अपने शब्दों में। याद रखना शब्द वो नहीं होने चाहिए 1-2 रिपीट हो जाए, ठीक है, नहीं वैसा का वैसा नहीं छपना चाहिए भैया, नहीं वही छाप के चले आओ, ये गलत कर देगा वो। क्या करना है, अपने शब्द यूज करिए। कहना वो क्या चाह रहा है, पंडित अलोपीदीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था, तो क्या पंडित अलोपीदीन माता लक्ष्मी को बहुत ज्यादा मानने वाला था, विश्वास का मतलब क्या, मानने वाला। तो ऐसे चीजें आपको शब्द बदलने हैं, शब्द के साथ खिलवाड़ करना है, ठीक। तो ये हो जाएगी व्याख्या। उसके बाद फिर क्या, भाषा सब में एक जैसी, किसी में भी लिख दो सरल सहज खड़ी बोली है, ठीक। और मुंशी प्रेमचंद ने तो कुछ उर्दू के शब्दों का भी प्रयोग किया, लिख लो मुंशी प्रेमचंद के सरल सहज खड़ी बोली है, उर्दू के शब्दों का प्रयोग भी किया है मुंशी प्रेमचंद ने, तो ठीक। तो ये सब चीजें आप लिख देंगे। और शैली तो देख लीजिए, विवरणात्मक है, भावात्मक है। भाव मतलब जहां भावों की बात की गई है, जहां किसी चीज का विवरण किया गया, विवरणात्मक शैली कई तरीके की होती है, हम बात करेंगे जब इस पर आएंगे। इस पर मतलब अभी हमारा काम है आपको क्वेश्चन देना, जब हम समझाएंगे चीजों को तब बात करेंगे कौन कौन सी शैली होती है, हमें कहाँ शैली लिखनी होती है बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। तो एक ये हो गया, दूसरा हमारा ये हो गया, इसको पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। तीसरा हमारा ये हो गया धनराम, चौथा हमारा ये हो गया संसार की बातों का अंत है, और पांचवा हमारा ये हो गया, ठीक, इस सेकेंड ईयर में। तो छठवा हमारा ये हो गया। बस इतने ही दिए हैं हमने। मैं फिर कह रहा हूं अंधा कुआं है, यहाँ डुबकी नहीं लगेगी, यहाँ तो डूब ही जाओगे। इसलिए हमें क्या करना है, हमें ऊपर सतह से तैर करके निकलना है, ठीक। ज्यादा पढ़ना भी नहीं है, ज्यादा गढ़ना भी नहीं, उतना पढ़ना कि इसमें काम आ जाए। कौन सा टॉपिक कितना पढ़ना है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस एग्जाम टाइम पे, वो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। फिर आते हैं गद्य खंड के महत्वपूर्ण प्रश्न। अब पद की बात हो गई तो गद्य के जल्दी से फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ले लिया, बस गद्य खंड के प्रश्न। लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती, मुंशी प्रेमचंद जी वाला चैप्टर पढ़ लीजिए उसको। दूसरा है नौकरी में ओहदे की ध्यान मत देना। तीसरा लेखिका मियां नसीरुद्दीन के पास क्यों गई। चौथा पथेर पंचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला। पांचवा धनराम को मोहन के किस व्यवहार पर आश्चर्य होता है और क्यों। फिर कौन सा है, कर्जन को इस्तीफा क्यों देना पड़ा। स्त्री के चरित्र पर बनी बनाई धारणा को रजनी का चेहरा किस मायने में अलग लगता है। यहां से कुछ प्रश्न है, कुछ प्रश्न और हैं, इनका भी आप स्क्रीनशॉट बढ़िया तरीके से मेरा भी ले लीजिए, साथ में मजा आएगा, ठीक है ना। चलो ये अपने क्वेश्चन हो गए, 5 और एक्स्ट्रा हैं तो आप देख लीजिएगा। और मैं फिर कहता हूं तैयारी लास्ट में कर रही हो तो इतनी करके जाओ कि 100 में से कम आप 85 या 90 तक पहुंचो। अगर शुरू से पढ़ रहे होते मैं 99 की कह देता आपसे, लेकिन यहां आप आए हो तो आपको वो क्वेश्चन तो मिलेंगे सर जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और मेरी गारंटी है अगर आप जो हमने बताया है अगर वैसा ही लिख के आ गए, मतलब क्वेश्चनों को पढ़ा है आपने, समझा है और लिख के आ गए, 90 आपके कहीं नहीं गए 11वीं क्लास में भी, ठीक है ना। फिर हमारा आता है काव्यबोध यानी कि व्याकरण। और व्याकरण में सबसे पहले काव्य की परिभाषा। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार, आचार्य जगन्नाथ के अनुसार, आचार्य भामा के अनुसार 3 लोगों ने काव्य की परिभाषा दी है। रसात्मक वाक्यम काव्यम, रमणीयार्थ अर्थ प्रतिपादक वाक्यम काव्यम, कई तरीके की परिभाषाएं हैं तो हमें याद करनी है। इसके लिए भी क्या है, लेक्चर देखना है हमें, जो जहां बेहतर पड़े। ये तो प्रश्न है, मैं कहता हूं अगर आपको अरविहान पर बेहतर लग रहा है वो देखिए ना, हमें वही काम करना है जो एग्जाम टाइम में फायदा दे। मैं ये नहीं कर रहा, यही जहां आपको बेहतर लगे, अगर हम चीजें बता पा रहे हैं, आपके माइंड सेट तक पहुंच पा रहे हैं, आपको समझा पा रहे हैं, आपको समझ पा रहे हैं, तो आप यहां पर रुकिए। सर अगर हम आपके माइंड सेट को नहीं समझ पा रहे हैं ना, आपको नहीं महसूस कर पा रहे हैं, तो मैं कहता हूं आप नहीं रुकिए। और मुझे पता है हम आपके माइंड सेट को समझ चुके हैं, क्योंकि 11वीं में बच्चा करता ही यही है कि एग्जाम के लास्ट टाइम पे हिंदी पढ़ता है भैया, पता है हमें। दूसरा क्या है, महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर बहुत अच्छे से समझाया। महा मतलब बड़ा, काव्य मतलब कविता, बड़ी कविता, और खंड का मतलब होता है टुकड़ा, और काव्य मतलब छोटी कविता। यानी कि महाकाव्य में जहां संपूर्ण जीवन का वर्णन किया जाता है, खंड काव्य में जीवन के किसी एक अंश का वर्णन किया जाता है। ऐसे हमें लिखना है, 3 पॉइंट लिखने हैं, लिख देंगे, बड़े सरल हैं। उदाहरण अलंकार,
जो आपके में 4 अलंकार पूछे हैं, 2 दृष्टांत अलंकार, दोनों का दृष्टांत का अर्थ भी उदाहरण होता है, उदाहरण भी उदाहरण है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, कहां से लिखना है? फिर जाइए भैया, संपूर्ण व्याकरण चैप्टर डला हुआ है हमारा 11th का हिंदी का, संपूर्ण व्याकरण के नाम से कंप्लीट करिए महाराज। फिर रस की परिभाषा, रस की परिभाषा लिखते हो, इसके प्रकारों का वर्णन करिए। रस मतलब, रस का अर्थ क्या होता है? आनंद। आनंद, जिस काम को करते हुए आपके हृदय में आनंद की प्राप्ति हो, चाहे श्रव्य काव्य हो चाहे दृश्य काव्य, किसी को भी देखते हुए श्रोता या वक्ता के हृदय में आनंद की जो अनुभूति होती है ना महाराज, वही रस है। वही क्या है? वही रस है। बस यही तो लिखना है। शांत रस की परिभाषा, 9 रस है, इसमें शांत रस भी लिखना है और मुक्त छंद। ठीक, फिर उसके बाद हमें रोला छंद की बात करनी है। फिर बिंब विधान, बिंब इमेजन। हमने कहा कि आप जाइए स्कॉटलैंड घूम के आइए, कश्मीर घूम के आइए। कश्मीर, हमने कहा कि आप मेरे सामने खड़े हुए, मैंने कहा आपसे कश्मीर घूम के आओ। ठीक, आप सामने खड़े हैं, मैंने कहा आप कश्मीर में घूम रहे हैं, कश्मीर में बड़े बड़े पहाड़ हैं, अच्छी अच्छी नदियां हैं, झीलें बह रही, तो आपके मन में जो इमेज बन रही है ना पहाड़ की, नदियों की, झीलों की, वही बिंब है महाराज। इतने सरल तरीके से पढ़ाएंगे आपको, आपकी एक एक दैनिक दिनचर्या जो आप डेली रूटीन के काम कर रहे हैं ना, उसको पढ़ाएंगे, समझाएंगे, तब समझ में आएगा आपको। बिंब, बिंब आप इतना भयानक मानते हैं इसको, सर क्या होता है बिंब? बड़े सरल तरीके से समझाया हमने, पढ़िए एक बात जाके। फिर भाषा बोध का व्याकरण आता है हमारा, उसमें क्या करना है, कुछ प्रश्न यहां भी हमने दे रखे हैं। तकनीकी शब्द क्या होता है? किसी विषय विशेष से संबंधित शब्दों को तकनीकी शब्द कहते हैं। जैसे भाषा बोध भी एक तकनीकी शब्द है, पता है आपको? जो भाषा बोध है वो भी तकनीकी शब्द है। कैसे? कैसे तकनीकी शब्द है? क्योंकि भाषा बोध भी किसी विषय विशेष से संबंधित है ना। कैसे? मैं जब भाषा बोध की बात करूंगा तब मैं व्याकरण की बात करूंगा, पूरे व्याकरण की बात हो रही है भाषा बोध से, तो ये भी तो किसी विषय से संबंधित हो गया ना, व्याकरण से संबंधित, तो वो भी क्या है? वो भी तकनीकी शब्द है। केवल ग्रेविटी ब्रेविटी तकनीकी शब्द नहीं है। तकनीकी शब्द वो होते हैं जो किसी विषय विशेष से संबंधित हो। ठीक, दूसरा निपात शब्द, किसी भी बात में अतिरिक्त बल देने के लिए निपात शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मुझे बाजार जाना है, मैंने आपसे कहा, फिर मैं कहूं मुझे भी बाजार जाना है, अब जो भी बात में दिया ना अतिरिक्त बल, वही निपात है महाराज, वही निपात है। ऐसे सरल तरीके से चीजों को हमें पढ़ना है जो आपके दिमाग में घुस जाए ना, निकलने का नाम न लें, वही हिंदी है। हिंदी कोई याद करने का, रटने का विषय नहीं है, हिंदी समझने का है। और एक बार आप समझ गए, जीवन में कभी नहीं भूलेंगे, मैं ये भी आपसे कहता हूं। फिर शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है, अविदा क्या होता है, लक्षणा क्या होता है, व्यंजना क्या होता है, ये करना है हमें। उसके लिए भी आप तैयार हैं कि नहीं है? पढ़ी हैं चीजें, नहीं पढ़ी हैं? हमने तो पढ़ा के रखी है, इतना मैं आपसे कहता हूं, हमने पढ़ा के रखी है। अगर आपने पढ़ी है तो ठीक है, नहीं पढ़ी तो अपन ते राम राम, ठीक है ना, मजाक कर रहा हूं मैं। फिर क्या है, शब्द युग्म किसे कहते हैं? युग्म का अर्थ होता है जोड़ा, मैंने बताया है। नहीं बताया तो चले जाइए लेक्चर में, इसी में डला हुआ है संपूर्ण व्याकरण कक्षा 11। युग्म का अर्थ क्या होता है? जोड़ा, जहां किसी शब्द के एक से अधिक जोड़े बनाए, जैसे बार बार, घर संसार, बताएंगे, पूरी चीजें आपको बताई हुई, देख लीजिएगा। अभी काम क्वेश्चन प्रोवाइड करवाना है। फिर एक प्रश्न वाक्य परिवर्तन से और एक प्रश्न वाक्य की शुद्धिकरण से, ये प्रश्न अथवा में पूछे जाते हैं। वाक्य परिवर्तन जैसे सरल का संयुक्त में, संयुक्त का मिश्रित में, जैसे, और अपने सरल वाक्य का, जैसे प्रश्नवाचक वाक्यों में, नकारात्मक वाक्यों में, ये परिवर्तन होते हैं रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, दोनों में। अब समस्या इनमें क्या है कि मैं कितने दे दूंगा आपसे, पैटर्न भी समझा दूंगा, तो उसके लिए आप फिर से चले जाइए। मैं फिर कहता हूं संपूर्ण व्याकरण कक्षा 11वीं पर हमारा वीडियो डला हुआ है, वहां हमने समझाया कैसे परिवर्तन करने हैं। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एक प्रश्न वाक्य परिवर्तन पर और एक वाक्य शुद्धिकरण पर हर बार पूछा जाता है, इसको ना भूलें आप, ठीक है ना। फिर रचना के आधार पर वाक्य सरल, संयुक्त तो मिश्रित हमने बता के रखे हैं। अर्थ के आधार पर जो 8 प्रकार के वाक्य होते हैं वो भी हमने बताए हैं। फिर मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर, मुहावरा जहां एक वाक्यांश होता है, लोकोक्ति अपने आप में पूरा वाक्य होती है, पूरा वाक्य होती है। तो मुहावरा छोटा होगा, लोकोक्ति बड़ी होगी, दो अंतर तो वैसे ही हो गए। एक मुहावरा लिख दीजिए, एक लोकोक्ति लिख लीजिए, 3 हो गए ना। बड़े सरल सरल तरीके से सड़क सुरक्षा जागरूकता है, एक विज्ञापन बनाना है, विज्ञापन बनाना बताया है, कैसे चीजें कवर करनी है, कहां से कवर करनी है, वो भी समझाया हमने। फिर कहता हूं, फिर छात्र जीवन में अनुशासन विषय पर सार गर्भित अनुच्छेद। तो 2 चीजें हैं, संवाद हुआ, विज्ञापन हुआ, अनुच्छेद हुआ, भाव पल्लवन हुआ और भाव विस्तार हुआ। ये 5 चीजें आपके 3 नंबर की पूछी जाती है और दोनों एक दूसरे के अथवा में आती हैं। किसमें? अथवा में। तो आप क्या करेंगे, संवाद दिया है और दूसरा विज्ञापन दिया है, तो इनको ही आपको चुनना है। विज्ञापन बड़ा सरल होता है, चौकोर डिब्बा बनाइए और जो विज्ञापन बोल रहे हैं उसमें छोटे छोटे पॉइंट लिखिए और करते चले जाइए। इमेज विमेज बना के आ रहे हैं तो और अच्छी बात है, बाकी का हमने समझाया कैसे करना है, एक बार वीडियो देख लीजिए। और संवाद तो महाराज हम और आप जो बात कर रहे हैं वो संवाद हो गया, उसी बात को हमने लिख दिया, उसको बोलते हैं लेखन।
संवाद लेखन क्या होता है कि हमारी और आपकी बातचीत को जब हम कॉपी पर लिख देंगे वो संवाद लेखन हो गया। लेकिन लिखना संवाद लेखन नहीं है। संवाद लेखन है उस लिखे हुए बात का कोई अर्थ निकलना चाहिए, पहली बात। दूसरा, जब पूरी बात हो जाए तो उसका कोई ना कोई परिणाम यानी रिजल्ट निकलना चाहिए। दो लोगों की बातचीत का कोई ना कोई अर्थ रिजल्ट जरूर निकलना चाहिए, परिणाम निकलना चाहिए, तभी संवाद लेखन है। हमने संवाद लेखन के महत्वपूर्ण तत्व भी पढ़ाए हैं, एक बार पढ़ लेना, इससे आप संवाद लेखन समझेंगे होता क्या है, ठीक है ना। और बाकी के हो गए। अब बात करते हैं वितान की। वितान में टोटल 5 चैप्टर दिए हुए हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी के ऑब्जेक्टिव के लिए अलग से हम देखेंगे, कुछ ना कुछ आपके लिए निश्चिंत रहें। पहले तो हम आते हैं क्वेश्चनों पर। लता के गायन की 2 विशेषताएं। लता मंगेशकर स्वर कोकिला, हमारी इंदौर की ही ना स्वर कोकिला। उसके बाद चित्रपट संगीत और शास्त्रीय संगीत में अंतर, कोई खुदने के क्या क्या कारण और लाभ, कोई की चिनाई कितने तरीके से की जाती है, बेबी हवलदार ने सर्वप्रथम चिट्ठी किसे और क्यों लिखी, भारतीय कला और भारतीय संस्कृति में आप किस तरह का संबंध पाते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है महाराज जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाला प्रश्न है। वैसे तो सभी आने वाले हैं लेकिन ये सबसे ज्यादा आने वाला है। और भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के अनुसार, नाट्यशास्त्र के आधार पर नृत्य और नृत्य में क्या अंतर है, ये प्रश्न। तो भैया इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरा हंसता हुआ चेहरा लेके, ठीक है ना। चलो ये हो गए वितान से। अब आते हैं अभिव्यक्ति माध्यम से, जो आपको डराता है, हवा बनाता है, संचार क्या है, पत्रकार क्या होते हैं, वगैरह वगैरह क्या होते हैं। कम्युनिकेशन नहीं जानते यार आप। संचार, हम और आप आपस में बातचीत की बात कर रहे हैं, ये भी तो संचार है। अपनी बात को ज्यादातर लोगों में पहुंचाना ही संचार है। संचार के कई माध्यम होते हैं, टीवी के माध्यम से ही बात पहुंचती है, पत्रकारिता यानी अखबार के माध्यम से, रेडियो भी संचार का एक माध्यम है, माइक भी संचार का माध्यम, इंटरनेट भी संचार का माध्यम है। क्या संचार से डरते हो महाराज? नहीं डरना है, नहीं डरना है। संचार से चीजें कनेक्ट होती हैं। रात में जो आप अपने बाबू सोना से बात करते हैं ना, वो भी संचार का एक माध्यम है। सच बता रहा हूँ, वो भी संचार का माध्यम है। तो कल से बात करना तो बोलना मैं संचार से बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अरे टेलीफोन भी तो संचार का एक माध्यम है ना भैया। तो ये हो गए। फिर जनसंचार के कारण लिखिए, क्या क्या कार्य हो सकते हैं, प्रकार बड़े अच्छे से समझाए हैं। अंतःवैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक दोनों संचार, अंतःवैयक्तिक अंदरूनी, अंतर्वैयक्तिक बाहर, दोनों तरीके के संचार की बात की गई है, ठीक। फिर इंटरनेट क्या है, इसकी 2 सीमाएं। इंटरनेट सीमाएं मतलब कमियां। इंटरनेट क्या है, चीजों को कैसे दूरस्थ तक पहुंचाया जाता है इंटरनेट के माध्यम। तो भैया परिभाषा लिखनी है। संपादक का क्या अर्थ होता है, संपादन का, संपादन के 2 सिद्धांत लिखने हैं। और पत्रकारिता क्या है। फिर पीत पत्रकारिता, बड़ा फेमस क्वेश्चन है क्लास 11th के बोर्ड का। पीत पत्रकारिता बताइएगा क्या होता है, पीत का मतलब क्या होता है ये समझना है आपको। डायरी लेखन की महत्वपूर्ण विशेषताएं, स्वव्रत लेखन की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। और शब्दकोश और संदर्भ ग्रंथ में अंतर। इसमें वे प्रश्न हैं जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं। इसमें वे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। इसमें सभी गाइडों का निचोड़ जब इधर भागते हो ना, परीक्षा अध्ययन परीक्षा वो शिवलाल है ना, परीक्षा लो, यहां वहां भागते हो, नहीं भागो, जीपीएस वीपीएस कहीं नहीं भागना, यहीं भाग चुके सब। निचोड़ है प्रीवियस ईयर का, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हमने अपना बड़ा माइंड लगाया है, कहां से पूछा गया तो कहां पूछा जाएगा। क्या एमपी बोर्ड प्रश्नों को रिपीट करता है, ये हमने समझा। अगर रिपीट करता है तो कितने सालों तक रिपीट करता है, पिछली बार उसने कैसे तरीके के प्रश्न दिए, क्या हर बार प्रश्न माइंड से ही पूछता है या डायरेक्ट उठा के भी पूछ देता है। एमपी बोर्ड का पैटर्न क्या है ये समझना है, तब एग्जाम को समझेंगे ना। समझ चुके हम, आपको लास्ट टाइम पे समझने की आवश्यकता नहीं है। 12th में हम और आप बैठ के समझ लेंगे यार, आएंगे ना 12th में आप भी 11th पार करके, तब बात होगी हमारी और आपकी, ठीक है ना। तो ये अभिव्यक्ति माध्यम हो गया। फिर अपठित गद्यांश एवं पद्यांश, इसमें तो देखो ऐसा है, मैं आपको बताऊं, चीजें समझनी है। कोई भी एक अपठित का मतलब क्या होता है, जो आपके बुक में नहीं, आपने पढ़ा ना हो। अपठित, पठित का मतलब पढ़ा, अपठित का मतलब जो आपने ना पढ़ा हो, मतलब आपके बुक में नहीं है, आपके सिलेबस में संबंधित नहीं है। सिलेबस संबंध मतलब आपके बुक से नहीं दिया, सिलेबस में तो है भैया, सिलेबस में है मतलब बुक में नहीं दिया, अपठित। तो ऐसे आपको गद्यांश दे दिया जाएगा, आपको पढ़ना है। सबसे सरल है, 3 नंबर फ्री के हैं यहाँ पे। और मैं कहूंगा गद्य और पद्य दोनों अथवा में आते हैं। गद्य, सुन लीजिए, गद्य के अथवा में क्या आता है, गद्य के अथवा में, गद्य के अथवा में आता है भैया, क्या आता है, पद्य। देखिए ये दोनों ही आते हैं। तो मैं कहूंगा गद्य और पद्य जब दोनों अथवा में आ रहे हैं तो आप कोशिश करिए गद्य को करने की, क्योंकि मुझे आपकी ईमानदारी और आपकी योग्यता पे पूर्ण भरोसा है कि पद्य थोड़े कठिन होते हैं, मीनिंग आप नहीं निकाल पाएंगे, और निकाल भी लेंगे
तो उतने बेहतरीन तरीके से उसको प्रस्तुत नहीं कर सकते। कल को व्याख्या पूछ दें, सारांश पूछ दें, कहां से उतना बेहतर रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। इसलिए गद्य को आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, मीनिंग भी निकाल सकते हैं। तो कोशिश करिए कि स्मार्ट स्टडी करें, हम गद्य लिखें, गद्य ही करें, पद ना करें। ठीक, ये चीज हमें समझ, यही तो स्मार्ट स्टडी है कि हमें क्या करना है और क्या छोड़ना है। हर चीज करना बेवकूफी है। एग्जाम के टाइम पे, एग्जाम से पहले कर लो, अच्छी बात है, आपकी योग्यता है। हर चीज एग्जाम के टाइम पे करना बेवकूफी है। एग्जाम के टाइम पे हमें क्या करना है, क्या छोड़ना है, ये स्मार्ट स्टडी है, वही आपको सीखनी है। बहुत से लोग क्या करते हैं, साल भर नहीं पढ़ते, लास्ट को 2 महीने पढ़ के ड्रॉप हो जाते हैं। कैसे? उन्हें पता है क्या छोड़ना है, क्या करना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या छोड़ना है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम के टाइम पे इसको समझो ना यार, क्या छोड़ना है हमको, बस वहीं से आपका पूरा काम बन जाएगा। ठीक, तो ये प्रश्न आएंगे, अहिंसा किस सिद्धांत पर काम करती है, ढूंढिए, यहां से ढूंढिए कैसे सिद्धांत है, क्या लिखा हुआ है, कैसी बातें हैं, सब चीजें आपको एक एक चीजें यहां से मिल जाएंगी। पूरे प्रश्न को पढ़ना है और वहीं से आपको प्रश्न का आंसर देना है। ठीक, तो पहले पढ़ेंगे, फिर मानवता का पर्याय किसे कहा गया है। देखिए मानवता का पर्याय कहाँ कहा गया, किसे कहा गया, हमने बताई हैं चीजें। अहिंसा को मानवता का पर्याय कहा गया है, तो आपको समझना है सब चीजों को, वही मिल जाएंगे आपको। तीसरा क्या, अहिंसा किन किन से होती है, तो सब चीजें वहीं दी हुई हैं, आप पढ़ लीजिएगा। फिर एक पद का भी दिया जाता है, पूरी पद हमें पढ़नी है, पढ़ने के बाद इन प्रश्नों के आंसर देने। उपर्युक्त काव्यांश का शीर्षक, वही मैं कह रहा हूं, कैसे ढूंढेंगे। दूसरा, उपर्युक्त काव्यांश का भावार्थ, पूरे का अर्थ लिखो, संकटों से कौन नहीं घबराता। एक प्रश्न सरल मिलेगा, लेकिन शीर्षक वीर्षक काहे को ढूंढना जब गद्य में ज्यादा बेटर चीजें मिल रही है हमें। तो मैं यही कह रहा हूं कि कोशिश करिए गद्य को करने की। ठीक, उसके बाद अगर गद्य में आपको ज्यादा दिक्कत आ रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि गद्य ज्यादा कठिन है अकॉर्डिंग टू पद, तब पद पर आइए। ठीक है ना, चलिए अब आ जाते हैं पत्र लेखन पर कि हमें पत्र कैसे लिखने हैं। तो मैं आपसे ये कहता हूं, पत्र रटिए मत, पत्र की फॉर्मेटिंग समझिए। हमारे एमपी बोर्ड में 2 प्रकार के पत्र होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। समझ रहे हैं ना। औपचारिक पत्र वो होते हैं जो सरकार को लिखे जाते हैं, गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट मतलब आप नगर निगम को लिखेंगे, अपने व्यावसायिक परीक्षा मंडल को लिखेंगे, अपने प्रधानाचार्य को लिखेंगे, किसी को भी लिख सकते हैं जो गवर्नमेंट से संबंधित है। अनौपचारिक क्या होता है, जो गवर्नमेंट से संबंधित नहीं है। आप इसको अपने रिश्तेदार के रूप में लिख सकते हैं, अपने भाई को लिख सकते हैं, अपने मित्र को लिख सकते हैं, माता को, बहन को, जिसको भी लिखना है वो अनौपचारिक के अंतर्गत आ गया। और दोनों ही की फॉर्मेटिंग थोड़ा बहुत अंतर है। औपचारिक की फॉर्मेटिंग पूरी लेफ्ट से काम करती है, अनौपचारिक की भी पूरी लेफ्ट हैंड साइड ही काम करेगी। तो पूरी फॉर्मेटिंग हमने समझाई है। वैसे ये पत्र ऐसे हैं कि आपके हर बार एग्जाम में पूछे हुए हैं, बिल्कुल सरल है, कुछ भी इसमें नहीं थे। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप फॉर्मेटिंग समझ लें, तो संसार का कोई भी पत्र हो, संसार का कोई भी पत्र हो, कहीं भी आपको दिया हो, आप लिख लें। केवल 4-5 पत्र रटे नहीं, क्योंकि भविष्य में कल को आपको बैंक मैनेजर को पत्र लिखना है, भविष्य में आपको कहीं सरकारी संस्थान में पत्र लिखना है। हर जगह पत्राचार आज भी चलता है गवर्नमेंट में। आप लिखेंगे, आप बैंक में गए तो कैसे लिखेंगे पत्र। तो फॉर्मेटिंग अगर आप सीखते हैं, हिंदी में भी पत्र लिखे जाते हैं बढ़िया तरीके से। अगर आपकी फॉर्मेटिंग अच्छी है, सामने वाला अपने आप रीच जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं उसकी फॉर्मेटिंग समझे, और हमने समझाई हुई है फॉर्मेटिंग। ठीक है ना। तो कुछ वीडियो आपके फॉर्मेटिंग के भी डलेंगे, पत्रों लिखेंगे, उसको आप देख लीजिए कैसे तरीके से समझाई है, क्या समझाई है, फिर बढ़िया मजा आएगा आपको। आपको रटने की आवश्यकता इनमें नहीं है, आपको देखना है कौन कौन से हैं। तो मैं बता देता हूं, आपकी कक्षा 10वीं की अंक सूची खो गई है। अंक सूची की द्वितीय प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल को एक आवेदन पत्र लिखना है। आवेदन ही लिखेंगे या निवेदन लिखेंगे, दोनों ही चीजें कर सकते हैं। उत्तर पुस्तिका की पुनर्गणना वाला लिखना है। परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्र वाला एमपी बोर्ड का बड़ा फेमस है। तो मैं जब से मैं पढ़ रहा हूं ना, तब से ये पूछा जा रहा है, परीक्षा काल में ध्वनि विस्तार। आपके एग्जाम चल रहे हैं, बगल में आपके भाई साहब डीजे बजा बजा लगे हैं, चल रही है माँ मुन्नी बदनाम हुई, और यहाँ आप पढ़ने में लगे हैं। तो कैसे मन लगेगा यार आपका, खुद बता, लगेगा मन? नहीं लगेगा ना। तो बस पत्र ही तो लिख करके आपको चीजें पूरी करनी है। फिर इंदौर नगर निगम के निगमायुक्त की नियमित जल आपूर्ति करवाने हेतु आवेदन पत्र, और 2 है अनौपचारिक, परीक्षा की तैयारी हेतु पिता को पत्र, और हाई स्कूल परीक्षा में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण मित्र को बधाई। और मैं आपको ये बताऊं, अगर आपको औपचारिक और अनौपचारिक दोनों अथवा में दिए जाते हैं एक दूसरे के, अगर दोनों ही दिए जा रहे हैं ना, अनौपचारिक लिखिए। तो पिता को लिखे जाते हैं, बहन को क्यों लिखना है पता है अनौपचारिक, क्योंकि अनौपचारिक की फॉर्मेटिंग औपचारिक की अपेक्षा बहुत सरल है, बहुत ज्यादा सरल है। इसलिए आप अनौपचारिक पत्रों को लिखिए। अब 2 में से एक लिखने को बोले तो वो लिखेंगे ना जो सरल है, उसमें नंबर भी पूरे मिले, कठिन से क्यों जाए हम, ये समझना है। तो मैंने बताया है कि अनौपचारिक कैसे लिखे जाते हैं, किस तरीके से लिखे जाते हैं, बाकी का थोड़ा मैटर है, हम दिमाग से पूरा कर सकते हैं। ठीक है ना। तो भैया ये पत्र हो गए। तो हमें ये नहीं करना है कि पूरा एक चीज पर डिपेंड हो जाए, सीखनी है चीजें, और केवल 15 मिनट लगेंगे आपको अनौपचारिक औपचारिक पत्र फॉर्मेटिंग सीखने में। ठीक है ना।
फिर बात करते हैं जो हमारा अंतिम टॉपिक है इसका, निबंध लेखन का। अब हम आ गए हैं अपने शीर्ष स्थान यानी अंतिम पड़ाव पर, निबंध लेखन। अब निबंध लेखन में कौन कौन से निबंध दिए हैं? देखो निबंध के लिए मैं ठीक है इसमें से आ जाएगा, मैं गारंटी लेता हूं इसी में से आ जाएगा, लेकिन मैं फिर कहूंगा केवल रटना या सीखना दोनों में से क्या करना चाहते हैं आप? रटना चाहते हैं चीजों को, रट लीजिए, मैंने 5 बताए, उठाइए कोई का रट मारिए, मैं इसके आंसर भी दे दूंगा, रट लीजिए आप। क्या आवश्यक है चीजें? नहीं, अपने दिमाग का विकास तो करिए, कैसे चीजें करनी है, कहां से करनी है। इसके लिए मैं फिर कहूंगा निबंध की भी हमने फॉर्मेटिंग बताई है, इसके कुछ ऐसे पॉइंट बताए हैं जो हर निबंध में काम करते हैं। प्रत्येक निबंध में कहां से लेना है, निबंध के प्रत्येक चीजों में लाभ सेम होता है, किसी भी चीज की हानि तो हमको पता है भाई। कोई अगर टॉपिक पॉजिटिव है तो उसकी विशेषताएं भी होंगी, होंगी कि नहीं होंगी विशेषताएं, ठीक है। तो ये सब चीजें तो सब में कॉमन है ना, लाभ हानि विशेषताएं। और हमें जी प्रस्तावना में क्या लिखना है, प्रस्तावना में कौन कौन से ऐसे पॉइंट होते हैं। प्रस्तावना हमेशा क्या पॉजिटिव चीजों से शुरू की जाती है, ठीक है। निष्कर्ष में क्या केवल निगेटिव चीजें ही गिनाई जाती हैं या पॉजिटिव ही गिनाई जाती हैं, ये चीजें हमें सीखनी है कि निष्कर्ष होता क्या है, क्या पॉजिटिव और निगेटिव दोनों निष्कर्ष में लिखा जाता है। निष्कर्ष में सुधार भी तो लिखने पड़ेंगे ना हमें। अगर विज्ञान के चमत्कार की बात कर रहे हैं तो विज्ञान ने क्या क्या समस्याएं दी और उन समस्याओं से सुधार कैसा हो सकता है वो भी तो लिखना पड़ेगा ना हमें। वो कैसे पूरा करेंगे, बताया है, लेक्चर डल जाएंगे आपके, चीजें समझनी है, अपने मस्तिष्क के द्वार खोलना है, रटने से काम नहीं चलेगा, मैं फिर कह रहा हूं, इसलिए चीजें समझे महाराज आप, ठीक है ना। तो ये हमारे भैया पूरे 100 इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गए। निबंध देख लीजिए, वर्तमान युग एवं इंटरनेट, बिन पानी सब शून्य या जल ही जीवन है, दोनों एक ही बात है। बिन पानी सब शून्य लिखा है उसमें आ जाए जल ही जीवन है, आप ऊपर पटिया को देखते रहें। महाराज क्या करना है, ये नहीं करना, जल ही जीवन है, बिन पानी सब शून्य एक ही है। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, प्रदूषण का बढ़ता प्रभाव, अंतरिक्ष की ओर भारत के बढ़ते कदम, ये निबंध दिए हुए हैं, आपको तैयार करने हैं बढ़िया तरीके से, चीजें कवर आपकी हो जाएंगी, ठीक है ना। चलिए, ये हमने आपको 100 इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता दिए, पेपर की रणनीति बता दी कि पेपर हमें कैसे करना है, कौन सी चीजों पर ज्यादा ध्यान देना है, कौन सी चीजों पर कम ध्यान देना है, कौन सी चीजें हमें छोड़नी है, ठीक। ये आवश्यक है एग्जाम टाइम पे, हर चीजों को एक्सेप्ट नहीं करना। हमारा दिमाग में मेमोरी कार्ड की तरह है भैया, मेमोरी कार्ड भर जाता है, दिमाग भी भर जाता है, चीजें हर नहीं लेनी है, कौन कौन सी चीजें छोड़नी, कौन कौन सी लेनी, वो आवश्यक है, ठीक है ना। चलिए, और बाकी का मैं फिर बोल रहा हूँ, 11th में हो आप या 12th में हो, आपके मित्रों को दोस्तों को बता दीजिए कि चैनल अब अरविहान ने 11th में स्टार्ट कर दिया है। जो भी आपके रिश्तेदार सगे संबंधी भैया बहन जो भी है दोस्त यार मित्र, सबको बता दीजिए चीजें हैं, क्योंकि हर चीज का फायदा सबको मिलना चाहिए, लाभ जो है वो सबको मिले, किसी एक व्यक्ति को ना मिले, ठीक। तो आपको इसी YouTube चैनल पर हर सब्जेक्ट के, प्रत्येक सब्जेक्ट के वीडियोस मिल जाएंगे, 100 इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी मिल रहे हैं, उन्हें कवर करें। और जिन लोगों ने भैया हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं फिर कह रहा हूं चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आप लोगों तक हमारी जो जानकारी है पहुंच सके, हम चीजें कैसे कवर कर रहे हैं वो पहुंच सके, ठीक है ना। चलिए, ज्यादा बातचीत न करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आशा करता हूं आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जुड़े रहें अरविहान से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।